जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द्विज कंसेप्ट में। आप 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं हमारे अतीत। आज हम सभी अब हमने 7th क्लास की एनसीईआरटी का भी शुभारंभ कर दिया है, जिसमें पहला अध्याय हम पढ़ रहे थे और अब हम मध्यकाल की तरफ चल रहे हैं। इतिहास अब मध्यकाल की ओर अग्रसर हो चुका है, जिसमें ये पहला चैप्टर है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको एक तरीके से ये बताना है कि आपके बाकी के आने वाले अध्याय में कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे। सिर्फ इसकी एक झलक है और कुछ भी नहीं। आगे हर एक चीज़ को आपके जितना भी ये चैप्टर में दिया गया है उसकी सीमा में रहते हुए बताया जाएगा। इसमें सिर्फ आपको यही जानना है कि आगे क्या क्या पढ़ना है। तो आपने देखा कि कैसे हमने देखी ये समझा कि कौन कौन सी नई नई शब्दावली हैं जिनका अर्थ प्राचीन काल में कुछ और था, आज कुछ और है, मध्यकाल में कुछ और था। ऐसे ही आपने बहुत सी चीज़ें देखी। अब हम उसके आगे चलेंगे। आप देखिए अपने इस चैप्टर को, पहला चैप्टर आपकी किताब का। तो चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ा देते हैं। अब हम बात करेंगे कि कुछ टॉपिक्स थे, 2-4 और कुछ हेडिंग्स थी जो बच गई थी, जिसको हमने कहा था कि हम आगे वाले क्लासेस में बताएंगे। इसमें बात है कुछ नए क्षेत्र और साम्राज्य। पहले टॉपिक्स लिख लेते हैं, फिर सबकी एक एक करके चर्चा कर लेंगे। कौन कौन से हैं? क्षेत्र और साम्राज्य। एक तो ये है, यहीं पर लिखते हैं, फिर चर्चा करेंगे। पुराने और नए धर्म और नए धर्म। फिर बात आती है कि अब बारी है कि समय, इतिहास और कालखंड। और कालखंड, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको छोटा सा डिस्कशन करना है और कुछ नहीं करना है। अब जैसे बारी है ये क्षेत्र और साम्राज्य, इसके अंतर्गत आपको सिर्फ कुछ ऐसे नाम हैं जो बताए गए हैं, जो आगे आपको बताए जाएंगे पूरे तरीके से। जिसमें यह है कि चोल वंश, नए नए राजवंश साम्राज्य पैदा हो गए थे, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। जिसमें कि आपको ये पता होगा कि दिल्ली दिल्ली को सल्तनत के रूप में एक अलग फेज है और दिल्ली में मुगल साम्राज्य एक अलग फेज है। दोनों ही मध्यकाल का हिस्सा है। जिसमें आप देखेंगे कि शुरू शुरू में कुछ राजपूतों का शासन चल रहा है, गुर्जर है, प्रतिहार है। आपने पृथ्वीराज चौहान को भी देखा होगा, इनका साम्राज्य दिल्ली पर चल रहा है। फिर आगे आप देखेंगे कि गुलाम वंश है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, रजिया सुल्तान है, बलबन है। फिर आगे आप बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे कि कैसे उस पर तुगलक वंश का शासन होता है, खिलजी वंश और खिज्र खां। इन सबको आप देखेंगे आगे चलते हुए, ये सब कुछ बढ़ते हुए मुगल काल की ओर बढ़ेगा। और फिर आप देखेंगे कि कैसे मुगल काल का जब पतन हो जाता है, तो उस वक्त जिस हमने आपको ये मौर्य काल में भी बताया था 6 क्लास के एनसीईआरटी में, कि जब भी केंद्रीकृत सत्ता एक तरीके से समाप्त होती है, उसकी पकड़ ढीली होती है, तो जिन राज्यों को, छोटे राज्यों को दबा करके अपना बनाया गया था, या उनको किसी भी तरीके से दबाया गया हो, उन्हें दबाया गया हो, उन्हें मिलाया गया हो, या उन पर आधिपत्य किया गया हो, किसी भी प्रकार से अगर हम उनको अपने राज्य में मिलाते हैं, जैसे ही सेंट्रल जो है अथॉरिटी वीक पड़ेगी, तो क्या होगा, वो राज्य स्वतंत्र घोषित कर देंगे अपने आप को। जिसमें आप देखेंगे कि एक मिनट, थोड़ा माइक, हाँ। फिर आप उसमें देखेंगे
कि क्या होगा मुगल काल के पतन के समय भी औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो आप उस वक्त देखेंगे कि कैसे बंगाल खुद को ताकतवर बना रहा है, अवध ताकतवर बना रहा है, निजाम शाही, मैसूर, मराठा, तमाम ऐसी शक्तियां, जरूरी नहीं है कि ये उनके अंग ही रही हो, लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा प्रयास किया था कि इन्हें हम मिला कर रखें या दबा कर रखें। तो आप देखेंगे जैसे ही मुगल काल ढीला पड़ता है, पतन उसका होना शुरू होता है, वैसे ही पंजाब, अवध, बंगाल, मैसूर, मराठा ये सब धीरे धीरे खुद को शक्तिशाली और स्वतंत्र घोषित करते हैं। फिर आप उसी में देखेंगे कि अंग्रेज भी एक नए प्लेयर्स के रूप में उभरते हुए आपको दिखेंगे। लेकिन जब तक मुगल काल ताकतवर रहता है, इन सबका अलग से कोई आपको चरित्र नहीं दिखेगा, लगेगा कि सब इन्हीं के अंडर काम करते हैं, इन्हीं के सामंत हैं, इन्हीं के सल्तनत है, ये चीजें आप इसमें देखते रहेंगे। तो इस हेडिंग में यही बताया गया है, आप अपनी किताब में से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड को इस तरीके से थोड़ा ट्रेंड करना है कि अब आप 6th क्लास की एनसीईआरटी की प्राचीन इतिहास से थोड़ा आगे बढ़े और समझे कि मध्यकाल में क्या हो रहा है। नई शक्तियां बाहर से आएंगी। अभी तक आप देख रहे होंगे कि हमारे ही काल के थे, मौर्य वंश आपको दिखा, गुप्त काल दिखा, हर्षवर्धन दिखे, लेकिन अब आपको इस्लाम का आगमन दिखाई देगा जिसमें आप नए नए धर्मों का आगमन होगा। उन सब की चर्चा आपके आने वाले जितने भी चैप्टर्स है उसमें की जाएगी, उसमें हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब बात करते हैं इसकी। तो इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। सुनने के बाद थोड़ा सा चीजें और क्लियर हो जाती होंगी और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब बारी आती है पुराने और नए धर्म। इसमें क्या है, चलिए देखते हैं क्या है। एक तो जो धर्म है, देखिए धर्म क्या है, हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। धर्म एक आप कहो तो कोई कोई होता है जो सामूहिक रूप से इसे मानते हैं कि ये हमारा धर्म है, हिंदू धर्म है, इस्लाम है, पारसी है, आप अलग अलग धर्मों के बारे में, क्रिश्चियनिटी है, इन सबको आप सुनते रहते हैं। तो कुछ तो एक विश्वास होता है समूह के रूप में कि पूरा का पूरा एक समाज किसी एक धर्म में विश्वास करता है। जैसे आपने प्राचीन काल में बौद्ध धर्म को देखा था, जैन धर्म को देखा था, तो आपने देखा था कितने बड़े समूह में लोग एक साथ एक धर्म की में आस्था रख रहे हैं। लेकिन यहाँ अब क्या होगा, अब व्यक्ति के आधार पर धर्म बदल जाएगा। कि मतलब जैसे आज ऐसा होता है कि हम किस देवी देवता में विश्वास करते हैं, हम किस धर्म में विश्वास करते हैं, ये हमारा व्यक्तिगत विषय है और हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि हम इसके लिए किसी और को बाध्य करें कि वो भी हमारी बात माने। हो सकता है हम ईश्वर को और भी दूसरे स्वरूप में यहाँ पर हम देखते हो और अब आपको इस काल में यही चीजें दिखाई देंगी। जैसे कि आप देखेंगे कि पहले कर्म कांड होता था, जो धर्म के मुख्य आधार जिनको कहा जाता था वो पुरोहित वर्ग होते थे, ब्राह्मण वर्ग होते थे। उनका काम था कि सारी जो कर्म कांड है वो बताएं, यज्ञ का आयोजन करें, यजमानों को पूरी तरीके से बताएं कि धर्म क्या है, ईश्वर कौन है, और आहुतियां करें, मंत्र का उच्चारण करें। ये सारे जो आयोजन बड़े बड़े होते थे ये ब्राह्मण वर्ग के हाथ में था। लेकिन अब जो सामान्य जनता थी उनका अब ये मानना था कि मुझे ईश्वर को हम मतलब नहीं मानना चाहते, हम उनसे प्रेम करना चाहते हैं। एक अलग भाव कि ईश्वर के साथ आत्मीयता का जो संबंध है वो दूसरी तरीके से अब जुड़ना शुरू हो गया था। अब ईश्वर रहस्यवादी भावना, रहस्यवादी का मतलब होता है कि आपके मन में क्या भाव है ईश्वर के प्रति, ये आप सबको नहीं बताना चाहते हैं। कोई उनसे मित्रवत भाव रखता है, कोई उनको प्रियतम मानता है, जिसमें आपने मीराबाई को देखा। किसी का साख्य यानी कि मित्र आप समझना चाहते हैं कि वो हमारे मित्र हैं, कोई समझता है कि वो हमारे गुरु हैं। हम कर्मकांड नहीं करना चाहते, हम भजन गाना चाहते हैं।
हम उनके बारे में सोचना चाहते हैं, उनके लिए रोना चाहते हैं, उनके विषय में चिंतन करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, ये सारी जो भाव है वो आपको मध्यकाल में दिखाई देगा, जिसमें आप अपने आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे कि भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन भी आपको दिखेगा, एक भक्ति का स्वरूप। इसके पहले आपने देखा था प्राचीन काल में भक्ति जैसी कोई भावना नहीं थी, वहां यज्ञ हो रहे थे, कर्मकांड हो रहे थे, क्या हो रहा था, बड़े बड़े आयोजन होते थे, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि राजा को राजा बनना है तो उसे धर्म का, एक प्रकार से धर्म की सहायता लेनी पड़ती थी, बड़े यज्ञ करने पड़ते थे, जिसमें आपने देखे थे बहुत सारे यज्ञों की मैंने वहां पर चर्चा की थी। और अगर आपने नहीं देखा तो आप फिर से 6 क्लास की एनसीईआरटी को जाकर के पढ़ सकते हैं। अब ये तो आप देखेंगे कि ये वो वाले धर्म जो कि भारत में पहले से ही मौजूद थे, उनका स्वरूप बदलते हुए देखेंगे। और दूसरा है इस्लाम, इस्लाम का भी आगमन हो रहा है। अब क्या है कि पुरोहित वर्ग, एक होता है पुरोहित वर्ग, दूसरा होता है संत वर्ग। तो एक ही धर्म की या एक ही ईश्वर की अलग अलग विवेचना होती है, अलग अलग दृष्टिकोण होता है। एक वर्ग ऐसा होता है जो उस धर्म के नियम होते हैं उनमें उनकी आस्था होती है कि उनके नियम बदलने नहीं चाहिए, कर्म कांड की जो भी प्रक्रिया है वो वैसी ही होने चाहिए, उसमें कट्टरता की एक प्रकार की भावना होती है कि हम परिवर्तन नहीं करेंगे और ना करने देंगे, ये सब में होता है। तो हिंदू धर्म में भी आप देखेंगे यही चीजें आपको इस्लाम में भी दिखाई देती हैं। इस्लाम में भी एक ऐसा वर्ग जो कि ईश्वर के प्रति वही भावना रखता है जैसे कि हमारे भक्ति काल के संत रखते हैं, वैसे ही उनके भी धर्म है, उनके भी संत थे जिनका भाव था कि हम अल्लाह को अपना प्रियतम मानते हैं। उनका अलग एक सोच था, उनका अलग दृष्टिकोण था, जिसमें आपको बहुत सारे सूफियों का आगमन यहाँ आपको दिखेगा, उनका भी एक सहयोग आपको दिखेगा भक्ति के मूवमेंट में। तो आप अपने इसी किताब में आने वाले चैप्टर्स में इसको पढ़ेंगे तो भक्ति का स्वरूप और नए नए धर्म। तो हमने आपको बताया कि धर्म क्या है, अलग अलग आस्था का एक प्रकार से आस्था का सूचक है कि कोई समूह उसे माने या कोई व्यक्ति उसे माने, वो दोनों के लिए अलग अलग कार्य करता है। तो अब यहां देख लीजिए, तो अगर आप चाहें तो थोड़ा लिख लें, नहीं तो पढ़ भी सकते हैं। देखिए मैंने बताया आपको कि धर्म का क्या है, ये या तो सामूहिक है या व्यक्तिगत है। ये मध्यकाल की देन है, नई देन। अब और क्या चीजें हैं, इस्लाम के बारे में मैंने बताया आपको, ठीक। इसमें भी मैंने आपको बताया इन दोनों में पुरोहितों का वर्ग, संतों का वर्ग। और इस्लाम में यही एक भाव है कि सिया और सुन्नी की भी बात आपको दिखेगी कि कुछ सिया और सुन्नी दो वर्गों में आज भी आप देखते हैं, इस पर पर्याप्त बहस चलती ही रहती है। तो इन सारी जो टर्मिनोलॉजी में यूज कर रही हूँ इनको आने वाले चैप्टर्स में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। अब देखिए, अगर आपको जानना ही है थोड़ा सा, अगर आप समझना ही चाहते हैं तो इस्लाम में लिख लीजिए सिया सुन्नी, शिया और सुन्नी। एक तो इस्लाम का जो कहते हैं इस्लाम मोहम्मद साहब ने इसे शुरू किया था। तो शिया वो लोग हैं जो मोहम्मद साहब के दामाद को कि जो अली उनके जो दामाद थे उनके कार्यों पर चलते हैं, जो उन्होंने बताया वो उन पर चलते हैं, तो वो उन्हें शिया कहा जाता है। और सुन्नी वो लोग हैं जो कि कुछ ऐसे पैगंबर मैं बोलूं खलीफा, जो कि उनके धर्म के विषय में अलग अलग राय रखते हैं, उन खलीफाओं के बारे में वो उनके कहने पर चलते हैं, तो वो सुन्नी कहलाते हैं। इसका बहुत आप देखेंगे इस्लामिक कंट्रीज में इस पर बहुत सारी बहस भी होती है और इन्हीं को लेकर उनके बीच में आज भी बहुत सारे आपको विवाद भी देखने को मिलेंगे शिया सुन्नी के।
तो हम जब आगे अपने और आने वाले अध्याय में चलेंगे जहां इनको बताया गया है, फिर इनकी विस्तार से चर्चा होगी। और ये चूंकि एक इंट्रोडक्शन के लिए आपको बताया जा रहा है कि सिर्फ आप जान लें कि क्या है इस चैप्टर में, तो इसके लिए आप बस इतना ही यहाँ पर जानिए। ठीक है, शिया सुन्नी लिखना है तो लिख लीजिए, खलीफा और मोहम्मद साहब के दामाद। ये है। अब हम अगला जो लास्ट टॉपिक है, अब आप ये एक थोड़ा ये भी देख लीजिए कि जो इस्लाम है इसकी जो भावना है पूरी तरीके से कुरान शरीफ जो उनका पवित्र धर्म ग्रंथ है उसके अंतर्गत बताया गया है। और ये भी कहना है जो कुरान शरीफ है उनका भी कहना है कि व्यक्ति को करुणामयी होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, हमेशा मानवों के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति उसकी दया की भावना होनी चाहिए, बंधुत्व की भावना होनी चाहिए, ऐसा कुरान शरीफ का कहना है। जिसमें उनका एक मानना है इस्लाम का कि सभी को, किसी भी व्यक्ति को अल्लाह यानी कि जो ईश्वर है, अल्लाह है, उनके अलावा किसी को भी किसी के समक्ष झुकने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखते होंगे कि आज भी इस्लाम में क्या होता है कि सिवाय अल्लाह के वो किसी के भी सामने नहीं झुकते हैं। तो ऐसी उनकी मान्यता थी। और रही बात कट्टरता की कि कुछ लोग मानते हैं ऐसा, तो ये हर धर्म में होता है। इसके लिए आपको किसी भी धर्म को विशेष रूप से समझना हो तो मैं आपको बताऊं कि ये सही है कि कोई भी मजहब आपको ये नहीं सिखाता कि आपस में बैर करो, कत्लेआम करो। ये सब चीज़ें, कट्टरता किसी भी धर्म में नहीं कही गई है। किस जो उनका श्रेष्ठ दर्शन है अगर आप उसे पढ़ेंगे तो हर धर्म में एक ही बात कही गई है। लेकिन बात होती है उसको मानने की, या जो भी उसको आगे नेतृत्व उसका कर रहा है उसकी खुद की सोच कैसी है, ये डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि मध्यकाल को हमको इतिहास के विद्यार्थी की तरह पढ़ना है, ना कि हम किसी की भी वकालत यहाँ पर करने लगे। तो एनसीईआरटी को आप सिर्फ वैसा ही पढ़ें कि जैसा इतिहास में बताया गया है। बाद में आपकी सोच क्या है क्या नहीं है वो तो अपना व्यक्तिगत मसला है। तो चलिए हम चलते हैं अपने आखिरी टॉपिक पर। वो क्या है? समय, इतिहास और कालखंड। इसमें देखते हैं क्या है। कुछ खास इसमें भी नहीं बताया गया है। पहले तो ये कह रहे हैं कि इतिहास क्या है, इसके लिए बहुत विवाद वाला विषय था। ये खासकर तब हुआ जब अंग्रेज भारत आए। वो जब भारत आए तो वो उन्होंने एक एशियाटिक सोसाइटी नाम का एक वर्ग ही नियुक्त कर दिया था। एक आप कहोगे ऐसा ग्रुप उन्होंने बना दिया था जिनका काम था कि भारत और एशिया के बारे में जाने, उनके धर्मों को पढ़े, उनकी इतिहास को पढ़े, उनकी भाषा को समझे, बोली को समझे, क्या कल्चर है उनको ये जानने के लिए। क्योंकि जिस राज्य पर आप, जिस देश पर आप शासन करना चाहते हैं, आप उनके ना तो इतिहास को जानते हैं ना उनकी बोली भाषा समझते हैं, तो आप उन पर राज्य कैसे करेंगे, ये सारी बातें उनको नहीं पता थी। इसीलिए उन्होंने एक ये सोचा कि हमें अगर इतिहास लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। तो उन्हीं की बताई हुई कुछ बातें जिसमें वो कहते हैं कि हम क्यों ना हम कहें कि हिंदू है, एक हिंदू का इतिहास यानी प्राचीन काल, फिर मुस्लिमों का इतिहास, फिर ब्रिटिश का इतिहास। तो एक उन्होंने ऐसा रास्ता बताया। तो इससे हमारे आज के जो इतिहासकार हैं उनका बिल्कुल भी मत इस पे बैठ नहीं रहा था। उन्होंने ये सोचा कि ठीक है अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, अगर इतिहास को हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो एक हमारा जो पूर्वाग्रह है, जो हमारा दृष्टिकोण है, वो भी है उसके साथ साथ हावी रहेगा। हम न्याय नहीं कर पाएंगे इतिहास के साथ, ना तो उसमें उनके जो पात्र हमें पढ़ाए गए, जो जो जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, हम पहले ही समझ जाएंगे कि वो तो हिंदू राजा थे। तो अगर हम हिंदुओं के प्रति अच्छा समझते हैं तो हम उनको अच्छी अच्छी बातें सोचने लगेंगे उनके बारे में, भले ही उन्होंने कहीं कहीं गलत भी कर दिया हो।
और अगर हम समझें कि मुस्लिम शासक हैं, तो अगर हमारी राय मुस्लिमों के प्रति बहुत अच्छी है या बहुत खराब है, तो हमारा नज़रिया भी वैसा ही बनता जाएगा, हम वैसे पढ़ते जाएंगे। और ब्रिटिशर्स के बारे में भी हम सोचेंगे कि इन्होंने बहुत हमारे ऊपर जो है क्रूरता दिखाई, तो हम उनको उस नज़र से देखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने हमारे लिए, हमारे देश में जैसे भारत में रेलवे लेकर आए और बहुत पुलिस प्रशासन लेकर आए, सिविल सर्विसेज लेकर आए, इतने बड़े बड़े काम उन्होंने यहाँ भी किए। हालांकि उनकी मंशा भले ये रही हो कि वो अपना ही भला करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे भारत में एक टेक्नोलॉजी तो वो लेकर आए ही थे। और अगर अंग्रेज ना आते तो भारत भी ना होता, क्योंकि भारत होना, एक देश की भावना, ये अंग्रेजों के आने के बाद ही हुई थी कि भारत एक उपमहाद्वीप नहीं बल्कि एक देश है। और देशभक्ति की भावना अंग्रेजों के आने के कारण ही पैदा हुई थी, नहीं तो अपने अपने राज्य तो छोटे छोटे चलते ही थे, जिसमें आप पढ़ते आ रहे हैं प्राचीन काल से कि पूरे के पूरे उपमहाद्वीप पे छोटे छोटे कई राज्य हैं। उनका जो स्वामी भक्ति है वो उनके राज्य के प्रति होती थी। जैसे आप देखेंगे कि मराठा सिर्फ मराठों के प्रति उत्तरदायी थे, सिख सिखों के प्रति उत्तरदायी थे, अवध के लोग अवध के प्रति उत्तरदायी थे, लेकिन पूरा का पूरा भारत एक कोई ऐसी कल्पना है, ये उन्हें नहीं पता था। ये पता चला जब अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने बराबरी से जब सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया, तो तब भारत में ये लगने लगा कि वाकई हम लोग दोयम दर्जे के हैं। इसके पहले क्या है, इसके पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ये सब बहुत बेधड़ल्ले से चल रही थी। हम किसी को ऊंचा समझते थे, किसी को नीचा समझते थे। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने जो उच्च वर्ग थे हमारे यहाँ के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनके साथ, और तब तक तो मुस्लिम भी भारत आ चुके थे, इस्लाम, उसमें भी बड़े बड़े उच्च वर्ग के जो लोग थे, उनके साथ भी एक जैसा व्यवहार किया। उन्होंने हर जगह ये लिखवा दिया कि भारतीय यानी कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। किसी भी इमारत में जो अपने लिए बनाते थे उसके साथ लिखते थे कि भारतीय और कुत्ते, ये अंदर प्रवेश इनका वर्जित है। तो एक जैसे सबको लगने लगा कि भाई जो चौधरी साहब हैं, ठाकुर साहब हैं, पंडित जी हैं, जो लाला जी हैं, और जो क्या आप खान साहब हैं, सबको लगने लगा कि हम तो सब मतलब बराबर हैं। ऐसा लग रहा है इनकी नज़र में तो हम नीच हैं। तो उनको पहली बार अस्पृश्य होने का दर्द समझ में आया, छोटी जाति का होने का समझ में आया कि हम मतलब अंग्रेज़ों के सामने तो हम कुछ नहीं है, वो हमें बेकार समझते हैं, हमें नीचा समझते हैं। तो वो व्यवहार जो पहले से वो बाकी लोगों के साथ किया करते थे, उन्हें इसका तकलीफ समझ में नहीं आती थी। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए तो उन्हें ये चीज़ें समझ में आने लगी, तो उन्हें लगा कि क्यों ना एकता का प्रदर्शन किया जाए और उन्हें भारत से निकाला जाए। तो उसी के उत्तर में हमारा राष्ट्रीय आंदोलन भी शुरू होता है। तो अंग्रेजों ने सभी को एक नज़र से देखा। ये आप अगर आप ब्रिटिश इस तरीके से पढ़ेंगे, कहने का मतलब है कि हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज, इनका इतिहास पढ़ेंगे तो अलग नजरिया बन जाएगा। एक तो ये दृष्टिकोण हो गया। तो आप चाहे तो लिख लें कि पहला क्या है, हिंदू और मुस्लिम और ब्रिटिश। एक तो ये दृष्टिकोण हो गया। अगर आपने इतिहास को ऐसे पढ़ा तो आपके लिए अकबर, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी और ये सब बराबर, डलहौजी और मैकाले, ये सब आपके लिए अलग कैटेगरी के हो जाएंगे। और अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, इन सब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि राजा ही राजा सब कुछ है। लेकिन एक दूसरा नजरिया और है। वो क्या है दूसरा दृष्टिकोण, जिसमें कह रहे हैं कि प्राचीन काल, जैसे कि प्राचीन और मध्यकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ये एक नजरिया है। मतलब पढ़ने का, इतिहास को कैटेगरी इनका वर्गीकृत करने का, कि एक तो आपने कहा कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश की नज़र से देखें, दूसरा है प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक के नज़र से देखें। तो इसमें क्या होगा कि हम समझेंगे कि प्राचीन काल में एक
विकास की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें मैंने आपको बताया था 6th क्लास के एनसीईआरटी में कि हम कैसे गुफाओं में रहते थे, हमने आग की खोज की, पहिए का आविष्कार किया, फिर आपने हड़प्पा की सभ्यता देखी, धीरे धीरे बढ़ते 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 शहर बने, साम्राज्य बने, बड़े बड़े राजाओं का निर्माण आपने देखा था। फिर मध्यकाल में अभी आप पढ़ेंगे, फिर आने वाले आप 8th क्लास के एनसीईआरटी में आप आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक विकास की यात्रा आप देख रहे हैं इन किताबों के माध्यम से, ठीक है। तो अब प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक, तो इसका मतलब अब इसमें सिर्फ और सिर्फ किसी राजा का या किसी एक राजकुमारी का या ऐसे किसी व्यक्तित्व पर आधारित चीजें नहीं है कि आप कहीं पर गवर्नर जनरल्स को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उनके व्यक्तित्व के ही बारे में पढ़ रहे हैं, उनके द्वारा किए हुए कार्य, ये सब आप नजर नहीं रख रहे हैं। तो अब जब इस कैटेगरी को आप देखेंगे, ये वाली कैटेगरी, तो इसमें क्या है कि जो सामान्य जनता है उनका भी तो उसमें कुछ योगदान होगा। आखिर वो भी तो समय का हिस्सा है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ राजा रानी और राज घराने ही चल रहे थे, सामान्य लोग भी थे, व्यापारी थे, किसान थे और जितने वनवासी थे ये लोग भी तो थे, इनका भी तो कुछ इतिहास होगा। तो इसके लिए आपको ये भी समझना होगा कि इनके साथ साथ पूरे के पूरे एक काल में क्या चल रहा था। एक तो बात ये हो गई, और दूसरी ये बात हो गई कि कहीं ऐसा आप ना समझे कि आधुनिक काल का मतलब ये नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी वाले टाइम में आ गए, हम दिमाग से आधुनिक हो गए, हमारी सोच बहुत बड़ी हो गई, या मध्यकाल में हम संकुचित थे, ऐसा कुछ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये टाइम का एक जो है विकास है, काल का विकास है, जिसमें आप देखेंगे कि कब हम आधुनिकता की बात कर रहे हैं, कैसे हम राजतंत्र से लोकतंत्र की भावना जब आ रही है भारत में, तो क्या हो गया, वो आधुनिकता का एक भाव हो गया। आधुनिक आदमी अपने पहनावे से नहीं होता, अपनी सोच से होता है, जैसे उसके विचार होते हैं। अगर आधुनिक है तो उसका जो विकास होगा वो और भी होगा, चीज़ों को बड़ा करके देखेगा। तो ये आधुनिकता की एक पहचान है। जब हम बंधुत्व की बातें करेंगे, हम सब कुछ डिपेंड कर लेंगे, एक व्यक्ति का विकास होना भी बहुत ज़रूरी है, ये समझेंगे, जिसमें मेन आधार आपका संविधान जब आ जाता है, कानून का शासन आ जाता है, तो ये क्या है, आधुनिकता की पहचान है, ये आप देखेंगे। और मध्यकाल में आपने दूसरी चीज़ों को देखेंगे, प्राचीन काल में आप दूसरी चीज़ों को देखेंगे। तो हमारे जो अभी के इतिहासकार हैं, उन्होंने इस धारा को नकार दिया, उन्होंने कहा ये कोई तरीका नहीं है पढ़ने का, ये है, उन्होंने इसको देखा और इसके हिसाब से उन्होंने अपने इतिहास को लिखना शुरू किया, जिसे हम आज पढ़ते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो अब आपने ये जो पहला अध्याय था ये आपका समाप्त हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया कि आपको एक प्रकार से परिचय बताना है, क्योंकि आप 6th क्लास की चीज़ों को पढ़कर आए हैं, तो कहीं आपको ये ना लगे कि अभी भी वैसा का वैसा ही चल रहा है। जब नई चीज़ें बाहर से आती हैं तो परिवर्तन होता है, घर्षण भी होता है, जिसको हम कहते हैं कि दो अलग अलग चीज़ें घुलती मिलती हैं थोड़ी देर तक, उसके बाद एक हो जाती है, उनका नया स्वरूप बन जाता है। जिसमें आप देखेंगे कि जो इस्लाम के जो बाहर से कुछ तो आप देखेंगे, गजनी, मोहम्मद गजनी को आप देखेंगे, गोरी को देखेंगे, कुछ आक्रमणकारी आ रहे हैं और कुछ आ तो रहे हैं आक्रमण के भाव से, लेकिन भारत में ही रह जाते हैं। जैसे बाबर है, अकबर है, पूरा का पूरा मुगल काल, वो आते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं उनकी मृत्यु भी होती है, और अपनी सारी समृद्धि का जो भी वो विकास करते थे, उन्होंने यहीं पर उसका निर्माण भी किया। जैसे जितनी संपदा मुगलों ने यहाँ कमाई थी, वो सारी की सारी हमें ताजमहल में दिखाई देती है, कुतुब मीनार में दिखाई देती है। आप देखेंगे कि जितनी भी इमारतें मध्यकाल की हैं वो मुगल काल में बनी हुई है, कुछ दिल्ली सल्तनत के काल में बनी हुई है। तो इसका मतलब ये कि वो बाहर नहीं गए थे, वो धन लेके कहीं और नहीं चले गए थे, अफगानिस्तान नहीं भाग गए, ना तो वो जो है मंगोलिया नहीं चले गए, वो भारत के थे तो भारत में ही रहे, उन्होंने यहीं पर उसका विकास किया। लेकिन अंग्रेजों के साथ ऐसा नहीं था, वो भारत आए व्यापारी बनकर, यहाँ उन्होंने खूब पैसे कमाए और वो सारा धन वो ब्रिटिश यानी ब्रिटेन में ले जाते थे। तो कहते थे कि गंगा से जो धन था वो सूखता था और टेम्स नदी पर जाकर गिर जाता था। तो ये भी सारी चीज़ें दिखते हैं, तो इसीलिए हम ब्रिटिशर्स को कहते हैं कि वो विदेशी थे
और हम मुगल को नहीं कहते कि वो विदेशी हैं, क्योंकि वो यहीं आए थे और यहीं रह गए, यही समाज में घुल मिल गए। जैसे कि प्राचीन काल में भी आप देखेंगे कि शक आते हैं, कुषाण आते हैं, ये लोग भी तो बाहर से आ रहे हैं, लेकिन ये आकर भारत के ही संस्कृति में घुल मिल जाते हैं। तो आज अगर आप ढूंढें कि शक कौन है, कुषाण कौन है, तो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो सब लोग यहीं पर रच बस गए हैं। इसीलिए भारत की जो संस्कृति है उसको कहते हैं विविधता में एकता। और इस विविधता से सबका पाला नहीं पड़ा, जिसका भी पड़ा उसने बहुत ही अच्छे तरीके से अगर इनको अपनी ताकत बना ली तो वो शक्तिशाली राजा बन गए, जिसमें आपने प्राचीन काल में अशोक को देखा था, अब आप मध्यकाल में अकबर को देखेंगे। इसीलिए दोनों के लिए एक शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है, अशोक महान, अकबर महान। महान कौन होता है? वही महान होता है जो आधुनिकता का, यानी कि जो विविधता का सही प्रयोग करे और एक उसको ये समझे कि हमें भले ही अलग अलग चीजें एक साथ मिल गई तो हम उनको बदलने का प्रयास ना करें, बल्कि उनको एक सूत्र में बांधने का प्रयास करें। जो माला होती है उसको आप सोचेंगे, अगर एक ही कलर का मोती का माला है तो शायद वो उतना सुंदर लगे, लेकिन उससे ज्यादा सुंदर कौन सी मोतियों की माला लगती है जिनके अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग आकार होते हैं। जब उनकी माला बनती तो और भी सुंदर बन जाती है। तो ठीक उनकी सोच आज के बहुत पहले अकबर और अशोक की यही थी कि हम पूरे भारत उपमहाद्वीप के खान पान और जो कल्चर है, जो पहनावा है, संस्कृति है, उनको वैसा का वैसा ही स्वीकार करेंगे, बदलने का प्रयास नहीं करेंगे। हम उनको प्रेम से एक सूत्र में बांधेंगे, जिसका प्रयोग उन दोनों ने किया और उनके लिए महानता शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। और आप आने वाले मध्यकाल में देखेंगे सबको बारी बारी से, अपने यहाँ देखेंगे आप अगले चैप्टर में, जब आप चोलों को पढ़ेंगे, फिर दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे, मुगल काल को पढ़ेंगे, धीरे धीरे उसके बाद आपका फिर आप देखेंगे कि अंग्रेज कैसे आते हैं भारत में। तो ये सब चीजें आगे जारी रहेंगी। तो यहाँ आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया और इसके पहले आप 6th क्लास की पूरी एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं और आप काफ़ी दिन से हमसे जुड़े हुए हैं इस चैनल से, और इस चैनल पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बनाई जा रही हैं और जो अभी आपको मिल गई हैं और जो आगे आपको मिलेंगी। क्योंकि चैनल नया है तो थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन आपको आने वाले समय में सब कुछ बहुत ही जल्दी ही मिल जाएगा। तो अगर आपको ये हमारे जो तरीका है अगर आपको सही लगता हो, कोई प्रॉब्लम ना आती हो और अगर आपकी गुणवत्ता में, बौद्धिक क्षमता में थोड़ी वृद्धि हुई हो हमारे कारण, तो हमारा अगर छोटा सा भी आपको इसमें योगदान लगता हो तो हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।